दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर मैं आपका दोस्त, आपका शिक्षक विष्णु शर्मा आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे नई कहानी के आदि शिल्पी अमरकांत की। मित्रों, हिंदी के महान आलोचक नामवर सिंह जी ने अमरकांत को अंडरस्टेटमेंट का कथाकार कहा है, परंतु राजेंद्र यादव जी उन्हें छोटे मनुष्य का कथाकार कहते हैं। नहीं नहीं, वे कहते हैं कि मैं उसे खलनायकत्व का कथाकार कहना ज्यादा पसंद। वह या तो सीधे ही टुच्चे, स्वार्थी, घटिया और ओछे पात्र को केंद्र बनाकर कहानी कहना चाहता है, या फिर शीघ्र ही स्थिति के संदर्भ में मनुष्य के इसी पक्ष को पकड़ लेता है। एक और स्थान पर उन्होंने कहा है कि अमरकांत टुच्चे, दुष्ट और कमीने लोगों के मनोविज्ञान का मास्टर है। उनकी तर्क पद्धति, मानसिकता और व्यवहार को जितनी गहराई से अमरकांत जानता है, मेरे ख्याल से हिंदी का कोई दूसरा लेखक नहीं जानता। पहले वह इस टुच्चेपन की ओर संकेत करता है, फिर रेखांकित करने लगता है, फिर रस लेते हुए तटस्थ वर्णन के दौरान कब सैडिस्ट हो जाता है पता नहीं चलता। मित्रों, ऋषिकेश जी ने उनके जिंदगी और जोक की समीक्षा करते हुए उन्हें मध्य वर्ग का पारखी कहा है। ऋषिकेश जी कहते हैं कि मध्य वर्ग, जिसके अमरकांत पारखी हैं, अपनी स्थिति में आज न घर का है न घाट का। औसत हौसले असीम, असंगतियों और अंतर विरोधों में टूक टूक होता हुआ ध्वस्त जर्जर, जल में खड़े विशाल पोत की तरह के पेंदे में छेद होने पर हम ऊपर वार्निश करना शुरू करते हैं। मित्रों, निम्न मध्यम वर्गीय दयनीयता, असफलता और असहायता के बीच उस सब का हिस्सा बनते हुए अमरकांत जी ने कहानियां लिखी है। आर्थिक रूप से विपन्न, आधी ओढ़ने आधी निचोड़ने वाले बुजुर्ग, छोटे क्लर्क या बेकार नवयुवक अमरकांत के प्रिय पात्र हैं। और अभाव किस तरह नैतिकता और संस्कारों को स्तर स्तर तोड़ता है, अमरकांत जी का सशक्त अध्ययन क्षेत्र है। अमरकांत के अधिकांश पात्र अपनी समस्याओं, स्थितियों या सपनों में उलझे, फंसे और डूबे हुए लोग हैं। अमरकांत ने अपने पात्रों द्वारा विलक्षण सामाजिक व्यंग्य दिए हैं। तो लगभग 107 कहानियों और 8 उपन्यासों में चित्रित मध्य वर्गीय पात्रों के संसार का निर्माता अमरकांत किन किन स्थितियों में जिया और जिंदगी से संघर्ष करते करते यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसे जानना होगा। तो अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छोटे से गांव भगमलपुर या नगरा में 1 जुलाई 1925 को हुआ। उनके घर के एक तरफ अहीरों का टोला था और दूसरी तरफ चमारों का। उस गांव के 3 कायस्थ परिवारों में से एक में आषाढ़ के बरसाती दिनों में मिट्टी के बड़े मकान में कदम के पेड़ की साक्षी में अमरकांत का जन्म हुआ। उनके 2 नाम थे, एक श्री राम और दूसरा अमरनाथ, जो किसी साधु ने दिया था। नगर के ही प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई आरंभ की। स्कूल और घर के बीच इमली के बड़े बड़े पेड़ों में अजगर, सर्प रहने की खबर से वह हमेशा डरता था। बचपन में ही उसने अपनी बड़ी बहन गायत्री की मौत देखी। बाद में वे बलिया शहर में अपने पिताजी सीताराम वर्मा जी के पास आए, जो मुख्तार थे। पहले उन्होंने उसका नाम तहसीली मिडिल स्कूल, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल में लिखा दिया। बचपन में वे काफी शरारती थे। हॉकी, फुटबॉल, गुल्ली डंडा, कबड्डी आदि का उन्हें बेहद शौक था। कहते हैं उन्हें लड़कियों के साथ भी खेलने का बड़ा शौक था। बचपन में उन्होंने मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को नजदीक से देखा था। उनके दरवाजे पर रोज दुखिया, दरिद्र, अपाहिज, बेसहारा लोग आते थे, मुंह खोलकर गिड़गिड़ाते थे और डांट खाते थे। दावत समारोह में कूड़े पर फेंके गए झोटी पत्तलों के लिए बेहतर लोग आपस में लड़ते थे। ये सारी घटनाएं उनके दिमाग में बैठ गई थी। उनके घर में कोई साहित्यिक वातावरण नहीं था। उनके पिताजी उर्दू और फारसी पढ़े थे। उन्हें हिंदी का कामचलाऊ ज्ञान था। पहलवान आदमी थे।
खूब अच्छा खाते पीते थे। संतान के विषय में उनकी कोई खास महत्वाकांक्षा नहीं थी। उनका क्रोध भी जबरदस्त था और करुणा भी। बात बात पर वे लोर लेते थे, फिर एक लंबा भाषण दे देते थे। अमरकांत के पिताजी का अद्भुत स्वर था, बहुत अच्छा गाते थे। यदि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिलती तो वे फैयाज खां की टक्कर के संगीतज्ञ बनते। लंबे चौड़े, मजबूत और ऐसे प्रभावशाली थे कि छोटे शहर में रईस लगते थे। अमरकांत जी को पढ़ाने के लिए घर पर एक पंडित जी आते थे, जिन्होंने उनके पिताजी को चलता पुस्तकालय का सदस्य बना दिया। परंतु पिताजी को फुर्सत न होने से अमरकांत जी ही चुरा चुरा कर वे पुस्तकें पढ़ते थे। हल्की फुल्की पुस्तकों के बीच कभी उन्हें चरित्रहीन मिली तो कभी महाभारत। वे खाना पीना भूलकर पढ़ने में लग जाते थे। के घर के आसपास की गंदगी के कारण इतने मच्छर हो गए थे कि उन्होंने अपने घर का नाम मच्छर भवन रखा था। जब वे 8वीं कक्षा पास कर चुके, तब प्रेमचंद का कोई उपन्यास पढ़ने में मग्न थे कि मुन्नू चाचा ने उन्हें पकड़ा। डांट फटकार के साथ नॉवेल पढ़ने के लिए मना कर दिया। उनका कहना था कि नॉवेल पढ़ने से लड़के आवारा बन जाते हैं। पिताजी से बहुत सी बातें उन्हें विरासत में मिली और नहीं भी। प्रेमचंद का कोई खास असर उन पर नहीं पड़ा। शरत चंद्र की रचनाएं उन्हें सहज उपलब्ध हो जाती थी, अतः उनकी रचनाओं पर शरत चंद्र का असर देखा जा सकता है। वे पिछड़े इलाके में पैदा हुए थे और उनकी उम्र और बुद्धि भी कच्ची थी, फिर भी उन्हें ऐसा इल्हाम हुआ कि वे लिख सकते हैं। वे सपनों में खोने लगे, उनके भीतर कहानियां जन्म लेने लगी। वे अपनी हर कहानी के नायक होते और काल्पनिक प्रेमिकाओं से प्यार करते थे। उनको विश्वास हो गया था कि वे शरत चंद्र की तरह उच्च कोटि की कहानियां लिख सकते हैं। उनका एक सहपाठी था चंद्रिका। वह पहाड़ी और नर्मदा प्रसाद खरे की तरह कहानियां लिखता था। अमरकांत को लगता था कि वे चंद्रिका से अच्छी कहानियां लिख सकते हैं। उनके एक अध्यापक बाबू गणेश प्रसाद जी ने उन्हें डॉक्टर मुल्क राज की लास्ट चाइल्ड कहानी सुनाई। उन्हें लगा कि वे इससे भी अच्छी कहानी लिख सकते हैं। एक हस्तलिखित पत्रिका के संपादक के रूप में जब एक मित्र का नाम देखा, तब उसे चुनौती भरी ईर्ष्या का अनुभव हुआ कि वह एक दिन उससे भी महान लेखक बनेगा। काफी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने एक कहानी लिखी। उसमें उन्होंने एक ऐसे आदर्शवादी पात्र की कहानी लिखी जो अपने दोस्त की बहन को प्यार करता था। उसने कभी अपनी भावनाएं प्रकट नहीं की, परंतु एक दिन उसके घर में डाका पड़ा और उस डाके में डाकू से लड़ते हुए वह शहीद हो गया। दूसरी कहानी में प्यार की असफलता में एक युवक साधु बन जाता है और उसे खोजते खोजते पूरा परिवार ही साधु बन जाता है। मित्रों, उस समय का परिवेश राजनीतिक हलचलों से भरा हुआ था। एक ऐसे ही जुलूस में उनके पिताजी कोई धार्मिक गीत गा रहे थे कि गोली चली। वे बचकर निकल आए थे। उस समय से उन्हें भारत में सशक्त क्रांति की चेष्टा तथा यशपाल के विप्लव की फाइलें पढ़ने का शौक लग गया। उसमें इतना उत्साह भर गया था कि वह फौरन फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। इस समय अमरकांत जी को चांद का फांसी अंक पढ़ने को मिला था। पता नहीं ऐसी पुस्तकें कहां से आती थी, कौन लाकर देता था। उस समय उसे लगा साहित्य, लेखन आदि सब गौण है, देश की स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी हरकतों के कारण वह और उसके दो मित्र चर्चा का विषय बन गए। पुलिस के छापों में उसके 3 साथी गिरफ्तार हो गए। वह बच गया, वह इसलिए कि उसके मामा सिविल गार्ड्स के जिला कमांडर थे। एक दिन उसका एक साथी उसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक क्लास में ले गए। पंडित परशुराम चतुर्वेदी के छोटे भाई नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी के कारण उनका पढ़ने का शौक और अधिक बढ़ गया। उसने अनगिनत पुस्तकें पढ़ी। पहली बार उन्हें देश की आजादी का मतलब समझ में आया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथाएं उन्होंने पढ़ी। इन आत्मकथाओं का उन पर जबरदस्त असर पड़ा। गांधी जी की सच्चाई ने उन्हें अधिक प्रभावित किया। नेहरू जी समाजवादी हैं, यह जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए। समय की एक घटना का जिक्र उन्होंने किया है, जिससे यह जाना जा सकता है कि गांधी नेहरू का आम जनता पर कितना जबरदस्त असर था। बिहार से गांधी जी लौट रहे थे। उन्हें देखने के लिए हर रेलवे स्टेशन पर लोग हजारों की संख्या में दौड़े चले आ रहे थे। वह गांधी जी के डिब्बे के पास पहुंचा भी, परंतु वह निश्चय ही उस समय कुचला जाता यदि एक लंबे तगड़े आदमी ने
से अपनी टांगों के बीच में से न निकाल दिया होता। फिर उसने हाँफते हुए पुल की ऊंचाई से गांधी जी के दर्शन किए थे। बाद में उन्होंने कभी नहीं किए। जैसे जैसे क्रांतिकारी विचारों के लोगों से संपर्क बढ़ा, वह गांधी नेहरू के विचारों के विरुद्ध हो गए। हाई स्कूल परीक्षा के बाद सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बन गए। फिर भी गांधी जी के प्रति उनकी आस्था कम नहीं हुई। उनका मानना था कि गांधी जी जिस हद तक सामान्य जनता से जुड़े थे, उतना कोई भी नहीं। गांधी जी ने इस भाषा, मुहावरे तथा टेक्निक का इस्तेमाल किया, उसने मामूली से मामूली आदमी को हिला दिया था। एक संत थे। उन्होंने नेहरू जैसे जन नायकों को पैदा किया, जिन्होंने अपना समस्त सुख वैभव छोड़कर देश की आजादी के लिए कष्ट का जीवन अपनाया था। पंडित नेहरू कई अर्थों में गांधी के पूरक थे। इंटरमीडिएट कक्षा में जब वे थे, तब उन्होंने शरद चंद्र की स्टाइल पर कई लंबी लंबी कहानियां लिखी। उन कहानियों में प्रेम और करुणा लबालब भरी होती थी। इन सब का आधार कोरी कल्पनाएं होती थी। के सामने क्या करना है, क्या करेगी, इसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। कभी वे शरद चंद्र की तरह लेखक बनकर हिंदी की सेवा करेंगे, तो कभी राष्ट्रीय आंदोलन उन पर हावी हो जाता। गुलामी के प्रति घृणा और आक्रोश प्रबल हो उठता था। ऐसे समय में वे वीरान जगह में या अपनी छत पर अकेले बैठे रहते। कई बार आंखें लबालब भर आती, तो कभी गा उठते, ईश्वर की सत्ता को चुनौती देते या नई नई पुस्तकें पढ़ते। इंटर में ही उनका एक ऐसे मित्र से परिचय हो गया जो कम्युनिस्ट विचारधारा का था। वामपक्षी विचारधारा की कई पुस्तकें उन्होंने पढ़ी। उनके मानसिक क्षितिज का विस्तार हुआ। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी के करो या मरो के ऐलान पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ देने का निश्चय कर लिया। वे 2 वर्ष तक भूमिगत रहे। कई जगह जनता भी कांग्रेसियों के खिलाफ थी। ऐसी एक घटना का जिक्र वे करते हैं, जिसमें गांव वालों के क्रोध का शिकार होते होते बचे। एक छिपे हुए नेता से संपर्क करने जैसे ही गांव में पहुंचे कि गांव के लोग लाठी लेकर उनके पीछे दौड़े। उस दिन की मैराथन दौड़ उन्हें आज तक याद है। उनके कई साथी गिरफ्तार हो चुके थे। बहुत से साथी फिर से पढ़ाई में जुट गए थे। उन्होंने गांधी जी के कहने पर पढ़ाई छोड़ दी थी, परंतु फिर उन्होंने देखा कि नेतागण अपने लड़कों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते। तो वे शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को पवित्र रखना चाहते थे, पर बार-बार उन्हें भावनाएं दबोच लेती थी। वे भीतर ही भीतर सेक्स और प्रेम की भावनाओं से लगातार लड़ रहे थे। कई बार तो वे आत्महत्या के ख्याल से परेशान थे। बाद में इसका विरेचन करने हेतु वे डायरी लिखने लगे, जिसमें पाप और अपनी कमजोरियों का जिक्र होता था। सुबह से शाम तक जिन जिन लोगों से उनका संपर्क होता, वे उसे रात में लिख लेते थे। घर के सब लोगों की उन्होंने उपेक्षा करना शुरू कर दिया और अपनी डायरी में सीमित हो गए। बाद में तो वे बेहद जर्जर हो गए, रोगी की तरह दिखाई देने लगे। ऐसे ही समय जिंदगी और जोंक का रजुआ उन्हें दिखाई दिया। काला भुजंग, नाटा, गंदा, बदबूदार, डरपोक, हास्यास्पद। वे रोज देखते, उसकी हरकतें नोट करते, घंटों उसके बारे में सोचते कि यह क्यों जिंदा रहना चाहता है। 1946 में जब यह तय हो गया कि आजादी मिल जाएगी, तो उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, इंटर किया और विवाह के लिए भी स्वीकृति दे दी। आजादी की खुशियां वे नहीं भोग सके। एक देश आजाद होकर 2 खूनी टुकड़ों में बंट गया। एक कलाकार होने के नाते उन्हें दिन रात उन बेगुनाह स्त्रियों और बच्चों की पुकारें सुनाई देने लगी। उस समय जो भयंकर रक्तपात हुआ, अमानवीयता का जो तांडव देखने को मिला, वह मानव इतिहास का बहुत बड़ा कलंक है। एक ओर शरणार्थियों की फौज, सारे वातावरण को विषाक्त करने वाली घटनाएं, सांप्रदायिक दंगों का दावानल और दूसरी ओर सत्ता के लिए दौड़, काला बाजार, भ्रष्टाचार, गुटबाजी आदि ने लेखक को झकझोर दिया। देश की बागडोर नेहरू जैसे प्रगतिशील व्यक्ति के हाथ में थी, अन्यथा देश सांप्रदायिकता की अग्नि में स्वाहा हो गया होता। शरणार्थियों की लाखों की संख्या ने मध्य वर्ग की सोच में कई मोड़ लाए। घटनाएं इतनी तेजी से घटती गईं कि कहानियां लिखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। उनकी आंखों के सामने से रोमांटिसिज्म के पर्दे हटने लगे। उन्होंने यह जान लिया कि राजनीति उनका क्षेत्र नहीं बन सकता, कारण चोला बदलने वाली प्रवृत्ति उनमें नहीं है। रुद्र अमरकांत ने
भारतीय लेखकों को ही नहीं पढ़ा, अपितु विदेशी लेखकों को भी पढ़ा। प्रेमचंद, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, गोर्की, दास्तावस्की, मोपांसा, रोमारोला, तुर्गनेव, हार्डी, डिकेंस तथा आधुनिक और समकालीन लेखकों में अज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, पहाड़ी, रांगेय, राघव आदि को पढ़ डाला था। गोर्की की माँ और दास्तावस्की के क्राइम एंड पनिशमेंट को वे भूल नहीं सके। उन पर टॉलस्टॉय और चेखव ने भी प्रभाव डाला। उनका कहना था कि टॉलस्टॉय की रचनाओं को पढ़कर मनुष्य जाति की उपलब्धियों और उसकी महानता पर गर्व होता है और उसकी क्षमता के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न होती है। तो बीए करने के बाद उन्होंने लेखक बनने के लिए पत्रकारिता का पेशा अपना लिया। आगरा से निकलने वाले दैनिक पत्र में संपादकीय विभाग में वे कार्य करते रहे। राजेंद्र यादव जी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ की मीटिंग में दो लड़के आए थे, श्रीराम वर्मा अर्थात अमरकांत और विश्वनाथ भटेले। दैनिक में काम करते थे। भटेले बहुत बोलता था, लड़ने मरने को तैयार रहता था और रोज एक कहानी लिख डालता था। वर्मा चुप रहता, मुस्कुराता रहता और कभी कोई कटकना फिकरा उछाल देता। गले में मफलर की फांसी लगाए वह काफी आत्मतुष्ट दिखाई देता था। यादव का कहना था कि वर्मा गजल बहुत अच्छी गाता था। कुछ वर्षों बाद यादव को श्रीराम वर्मा का एक पत्र मिलता है कि वे अब अमरकांत बन गए हैं। राजेंद्र यादव की कहानी जहां लक्ष्मी कैद है पर उन्होंने अपनी यूं टिप्पणी भेजी थी कि बहुत सोचने पर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि जहां लक्ष्मी कैद है कुछ सोचने में तेरी नाक जरूर हाथी की सूंड जैसी हो गई हो। मित्रों, प्रगतिशील लेखक संघ में उन्होंने एक इंटरव्यू, गले की जंजीर, संत तुलसीदास और 16वां साल, कम्युनिस्ट, नौकर आदि कहानियां सुनाई और प्रोत्साहन पाकर वे इसी क्षेत्र में चले आए। लेकिन इलाहाबाद का जीवन उनके लिए बहुत सुखमय नहीं था। उन पर कई प्रकार के दबाव थे। पत्रकार बनकर हिंदी की सेवा करने का जो नशा था वह हिरण हो गया। हिंदी पत्रकारों की हालत अत्यंत दयनीय थी। मामूली सी तनख्वाह थी। दिन रात परिश्रम करने पर भी उन्हें हर तरह से अपमानित किया जाता था। मानवता सेवा या साहित्य सेवा से पेट नहीं भरता। आर्थिक स्थिति के कारण उनकी साहित्यिक रचनाएं बंद हो गई। जब तक आगरा में थे तब तक उन्होंने शरतचंद्र जी के रोमांटिसिज्म से मानसिक रूप से मुक्त होने की कोशिश की। आजादी के बाद की घटनाओं से उन पर से शरतचंद्रीय प्रभाव भी हट गया। इन सब के बजाय उन्हें प्रेमचंद की प्रगतिशीलता अधिक आकर्षित करने लगी। सदियों से शोषित और अन्याय से पीड़ित लोगों का चित्रण प्रेमचंद जी ने साहित्य में किया था, जो अमरकांत जी के लिए अद्भुत घटना थी। वे इस प्रगतिशील विद्रोह की ओर झुके। 1954 में अमरकांत जी हृदय रोग का शिकार हो गए। नौकरी छोड़कर लखनऊ चले आए। उनकी बीमारी बढ़ती गई। उन्हें जीने की आशा नहीं थी। अफसोस इस बात का था कि वे जो लिखना चाहते थे लिख नहीं सके। उन्होंने मौत से संघर्ष किया। उनकी जिजीविषा ने उन्हें नया जीवन दान दिया। अब उन्होंने जाना कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है, उसे सहेज कर रखना होगा, क्योंकि लिखने के लिए जिंदगी जरूरी है। भावनाओं और अनियंत्रित उत्साह पर उन्होंने नियंत्रण रखना आरंभ किया। वे अधिक से अधिक एक आध घंटा बैठकर लिख सकते थे। जब वे आजमगढ़ में अपने भाई के पास थे, उन्होंने कहानी प्रतियोगिता के लिए दोपहर का भोजन नामक कहानी भेजी। बलिया में जब वे थे, तब उन्होंने जिंदगी और जोंक और डिप्टी कलेक्ट्री नामक कहानियां लिखी और डिप्टी कलेक्ट्री प्रतियोगिता में भेजी। इन कहानियों पर पुरस्कार मिलने पर उनका मनोबल बढ़ा और वे लगातार कहानियां लिखते गए। उन्हें अपने देश के लोगों से प्यार था। लोगों का साहस, उनकी जीवन शक्ति, उनका त्याग और बलिदान, उनकी उदारता और विनम्रता, उनका आलस्य, हार को जीत में बदलने की आदत, उनका साहस उन्हें बल दे गया और वे महान कहानीकार बन गए। मित्रों, अमरकांत जी के रचना संसार की यदि बात करें तो आपका पहला कहानी संग्रह 1958 में जिंदगी और जोंक के नाम से आया। देश के लोग 1964 में मौत का नगर, मित्र मिलन और अन्य कहानियां
कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, प्रतिनिधि कहानियां, 10 प्रतिनिधि कहानियां, एक धनी व्यक्ति का बयान जो कि 1997 में आई, सुख और दुख के साथ 2002 में, जांच और बच्चे, अमरकांत की संपूर्ण कहानियां 2 खंडों में थी, और औरत का क्रोध। मित्रों, आपके प्रकाशित उपन्यासों में सूखा पत्ता 1959 में, काले उजले दिन 1969 में, आकाश पक्षी, कटीली राह के फूल, राम सेविका, प्राइडाल का पंछी जो बाद में 1982 में सुखजीवी के नाम से प्रकाशित हुआ, बीच की दीवार, सुंदर पांडे की पतोह, आकाश पक्षी, इन्हीं हथियारों से, विदा की रात, लहरें, खबर का सूरज आकाश में, जो कि पत्रकार जीवन पर आधारित अधूरा उपन्यास था। मित्रों, इनके 11 उपन्यासों में सूखा पत्ता, काले उजले दिन, बीच की दीवार, आकाश पक्षी, विदा की रात और इन्हीं हथियारों से 2003 में प्रकाशित प्रमुख है। आजादी की लड़ाई को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यास इन्हीं हथियारों से का कथानायक उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद है। आपके संस्मरण हैं, कुछ यादें कुछ बातें 2008 में प्रकाशित, और दोस्ती। बच्चों के लिए भी आपने पुस्तकें लिखी हैं, नेउर भाई, वानर सेना, खूंटा में दाल है, सुग्गी चाची का गांव, झगरू लाल का फैसला, एक स्त्री का सफर, मंगरी, बाबू का फैसला, 2 हिम्मती बच्चे आदि। मित्रों, आपकी कहानियों की बात की जाए तो आपकी पहली कहानी बाबू 1949 में प्रकाशित हुई, डिप्टी कलेक्टरी 1955, दोपहर का भोजन 1956, जिंदगी और जोंक 1956, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख दुख के साथ, देश के लोग, हत्यारे, बहादुर, फर्क, कबड्डी, छिपकली, मौत का नगर, पलाश के फूल, पौरैया कोदो, एक निर्णायक पत्र, असमर्थ हिलता हाथ, इंटरव्यू, शाम के अंधेरे में, भटकता नौजवान, जांच और बच्चे, शक्तिशाली, निर्माण, बस्ती, मूस, मगन बिहारी, लड़का लड़की, मछुआ, प्रिय मेहमान, उनका जाना और आना, निर्वासित, मकान, घुड़सवार, केले, पैसे और मूंगफली, गले की जंजीर, नौकर, लाट, खलनायक आदि हैं। मित्रों, हिंदी कहानी को कफन में प्रेमचंद जहां छोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ अमरकांत जिंदगी और जोंक के जरिए उसे आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे अमरकांत। यशपाल उन्हें गोरकी कहा करते थे। कहानीकार के रूप में उनकी ख्याति 1955 में डिप्टी कलेक्टरी कहानी से हुई। नई कहानी के आदि शिल्पी और छटपटाते पात्रों के कथाकार। इलाहाबाद में अमरकांत और शेखर जोशी की जोड़ी जय वीरू की तरह मशहूर थी। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी पत्रिका के पसंदीदा कहानीकार थे। मित्रों, नई कहानी के दौर में 2 तरह के त्रिगुट चले। पहला गुट मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव का था, और दूसरा अमरकांत, मार्कंडेय और शेखर जोशी का। हत्यारे कहानी अपनी भिन्न कथन शैली के कारण उनकी कहानियों में अपनी एक अलग पहचान रखती है। यह प्रसिद्ध कहानीकार हेमिंग्वे की कहानी किलर्स का अनुवाद है। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की पुरस्कृत कहानी है, जिसे आजादी से हुए मोहभंग की स्थितियों की कहानियों के समकक्ष रखा जाता है। सर्वप्रथम तो शकलदीप बाबू अपने निकम्मे बेटे की कटु आलोचना करते हैं और उसकी डिप्टी कलेक्टरी के सपने का मजाक उड़ाते हैं, और बाद में अपने पुत्र को अध्ययनरत पाकर स्वयं उसके इस लक्ष्य में पूरी जी जान से सहायता करते हैं। शकलदीप बाबू का
यह करना जितना स्वाभाविक लगता है, असल जीवन में यह उतना ही स्वाभाविक है। मौत का नगर कहानी सांप्रदायिक दंगों से होने वाली आम जीवन की परेशानियों को बड़े क्रूर रूप में उठाती है। मित्रों, आपको मिलने वाले पुरस्कार निम्नानुसार थे। साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से वर्ष 2009 के लिए 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, महात्मा गांधी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, जन संस्कृति सम्मान, मध्य प्रदेश का कीर्ति सम्मान और बलिया के 1942 के स्वतंत्रता अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन को आधार बनाकर लिखे गए इनके उपन्यास इन्हीं हथियारों से को वर्ष 2007 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी सम्मान और व्यास सम्मान 2009 प्रदान किया गया। मित्रों, राजेंद्र यादव अमरकांत जी के बारे में लिखते हैं कि मैं आज तक तय नहीं कर पाया कि जिंदगी और जोंक जीवन के प्रति आस्था की कहानी है या जुगुप्सा, आस्थाहीनता और डिस्गस्ट की। मित्रों, राजेंद्र यादव के शब्दों में अमरकांत हिंदी का सबसे अनअम्यूजिंग कथाकार है, यानी मुगालते लेने देने से अलग। मैंने उनके नाम से बहुत वक्तव्य या दावे भी नहीं देखे और जैसा कि मैंने कहा, अपनी मूल बनावट, रचना संसार और संवेदना में हर बार चेखव की ही की याद दिलाता है। वह है भी अभाव, अवसाद और अर्थहीनता का कथाकार। तो मित्रों, अमरकांत जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के इस वर्णन के पश्चात अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अमरकांत जी की कहानी, जिंदगी और जोंक की। तब तक के लिए देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।